हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप क्वेश्चन बैंक का क्लास करेंगे। क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। इसी के माध्यम से आप परीक्षा को समझ पाएंगे किस तरह का प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। और सबको मालूम है क्वेश्चन बैंक डिफरेंट चैप्टर से प्रश्न को उसमें रहता है। क्वेश्चन बैंक में डिफरेंट चैप्टर का प्रश्न रहता है, चैप्टर वाइज ये है नहीं। इसलिए आपको हम यह भी बताएंगे कि कौन प्रश्न किस चैप्टर से पूछा गया है, जिससे आपको रिमाइंड करने में आसानी होगी। चलिए हम लोग अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन बैंक 2009 से 2013 तक करेंगे। और इसमें अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही लिया जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न इसमें मौजूद है 2009 से लेकर 2013 तक वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बैंक था, जो आईटी सब में पूछा जाता था। इस तरह का प्रश्न था जिसे हटा दिया गया, और अब 2009 से लेकर 2013 तक में हम लोग सिर्फ 1 से लेकर 10 प्रश्न को ही सॉल्व करेंगे, जो एमसीक्यू टाइप में है। चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न आपके सामने आ गया। आप यहाँ एक चीज और बता देते हैं कि यह क्वेश्चन बैंक है 2009 का। इसमें अभी आप पूर्णांक देख लीजिए, 28 है, लेकिन ये 28 है नहीं, ये 28 था। अब आपका पूर्णांक कितना है ऑब्जेक्टिव में? 35। ध्यान रखना है इस बात को। और क्वेश्चन को हम ले लिए। अब इसमें सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? तो इस ऐसे जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, हम क्लास में भी बताए थे कि विलय के कणों की संख्या पर आपको नजर रखना है। जिस विलय के द्वारा जितना अधिक कण रिलीज होगा, उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ हम सबको देखेंगे विकल्प को। ए में है K2SO4, बी में है NaCl, सी में है यूरिया, डी में है ग्लूकोज। तो वियोजन इन दोनों का होगा, ए और बी का वियोजन होगा, यूरिया और ग्लूकोज का वियोजन नहीं होगा। तो जब वियोजन होगा तो कणों की संख्या बढ़ेगी। तो कणों की संख्या बढ़ेगी तो आप देख लीजिए इसमें कितना कण आएगा। 2 आयन आ जाएगा पोटेशियम का, और 1 आयन आ जाएगा सल्फेट का। तो कुल मिला के हो गया 3 पार्टिकल। NaCl में देखिए इसमें 2 आयन आएगा, Na+ और Cl-, ये 2 आयन रिलीज किया। तो आप देखिए इसका वियोजन नहीं हुआ, इसका नो डिसोसिएशन, इसका वियोजन हो गया। तो इसमें कौन ज्यादा रिलीज कर रहा है? K2SO4। इसलिए इसके द्वारा हिमांक अवनमन सबसे अधिक होगा, K2SO4 के द्वारा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई होती है। वेग स्थिरांक को कैसे सूचित करते हैं क्लास में आपने पढ़ा है। इसका हम फॉर्मूला दे देते हैं तो आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले विकल्प को देख लेते हैं। इसमें है पर टाइम, मोल पर लीटर पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड। इसको निकालने के लिए हम क्लास में हमने बताया है, तो आप देख लीजिएगा, क्लास में बताया हुआ है। फिर भी यहाँ हम एक रिमाइंड करने के लिए इस बात को लिख देते हैं। रिमाइंड करने के लिए लिख देते हैं फॉर्मूला dx/dt। देख लीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने बताया था, पावर यहाँ 1 कर देना है। और dx के लिए क्या रखना है? मोल पर लीटर। a - x के लिए भी रखना है मोल पर लीटर। dt के लिए सेकेंड रखना है, मोल पर लीटर कर जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पर सेकेंड। कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये वही कई बार पूछा गया है। तो इसका है सबसे अच्छा कि आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। जो प्रश्न है H3PO3, ध्यान दीजिए, H3PO3, ये इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो ये आसान हो जाएगा समझना। स्ट्रक्चर बन गया। तो इस स्ट्रक्चर में आप देखिए 2 POH है। कितना है? 2 POH बॉन्ड है, इसलिए ये डायबेसिक हो गया। इसलिए क्या हो गया? डायबेसिक हो गया। चलिए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां जो है, निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है? अब देखिए ए में है
कोबाल्ट आयन, बी में है निकेल आयन, सी में है कॉपर आयन, डी में है जिंक आयन। तो ये तीनों जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था उसी समय लैंग्वेज को लेकर के गड़बड़ी हो गई थी। अभी देखिए ये अनुचुंबकीय ये तीनों है, ए बी सी तीनों है, लेकिन यहाँ तो कहता है कोई एक ही आंसर होगा। इसका मतलब यहाँ जो हिंदी है उसको चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, इसका हिंदी होगा प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय मतलब अनुचुंबकीय की जगह पर प्रतिचुंबकीय आ जाएगा, और इसका अंग्रेजी हो गया डायमैग्नेटिक। तो आप देख लीजिए ये तीनों का विन्यास हमने ट्रिक बता दिया था, एक बार फिर रिमाइंड कर देते हैं विन्यास लिख करके। कोबाल्ट का 27 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, अब इसके पास 25 इलेक्ट्रॉन है। हमने आर्गन की सहायता से क्लास में बताया था, आप विन्यास लिख याद कर लीजिए। ये 18 हो गया आर्गन में, जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन बचेगा 3D में डालेंगे। अब देखिए कोबाल्ट में 27 है, होता है इसमें इलेक्ट्रॉन 2 छोड़ दिया है, 25 है इसके पास। अब इसके पास 25 इलेक्ट्रॉन को दिखाना है, तो आगे बढ़ जाते हैं। निकेल में इसमें हो गया आर्गन 3D7, इसमें हो गया आर्गन 3D। निकल का 28 होता है, 2 छोड़ दिया, 26 है इसके पास, 18 8 26। इसमें देख लीजिए आर्गन 29 होता है, 2 छोड़ दिया, 18 9 27, 3D9। और ये देख लीजिए आर्गन 3D10। अब आप खुद समझ सकते हैं, सब में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसलिए सही जवाब क्या होगा, ये होगा। इसके बारे में हमने बता दिया था, एक बार फिर से देख लीजिए, ये प्रतिचुंबकीय होगा इसके जगह पर, और ये डायमैग्नेटिक हो गया। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। तो बहुत सिंपल परिभाषा है, सब आदमी पढ़ते आ रहे हैं। इसका सही जवाब क्या हो गया, गैंग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपके सामने। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। ये एकदम छोटा सा परिभाषा है, सब आदमी याद कर किए होंगे, गैंग कहते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर नंबर 9 का प्रश्न है। इसमें कहता है निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था होगा, शून्य होगा, क्योंकि आप निकेल को अगर एक्स मानते हैं तो CO लिटरल लिगेंड है, 0 होगा। 0 गुना 4 बराबर 0, तो x बराबर 0, इट मीन्स आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है। एनाल्जेसिक दर्दनाशक है, एंटीबायोटिक रोगाणुनाशक है, एंटीपायरेटिक बुखार को दर्द दूर करता है, ट्रांकुलिजर ये मेंटल स्ट्रेस को कम करता है, इसलिए सही आंसर आपका सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, मिथाइल एमीन बनाया जा सकता है। विकल्प देखते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड आ गया, हॉफमैन ब्रोमाइड द्वारा बनेगा, हॉफमैन ब्रोमाइड द्वारा बनेगा। ये चलिए, ये रिएक्शन से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न होता है उसको याद करना पड़ता है, आप याद करते जाएं। आगे बढ़िए, क्लास में भी बात बोलते रहते हैं हम। अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है एडिशन रिएक्शन द्वारा, डिस्प्लेसमेंट द्वारा, विलोपन द्वारा और डिहाइड्रोजिनेशन द्वारा। चलिए सही जवाब हो गया बी, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा होगा, इसको याद कर लेंगे आप लोग। कैप्रोलैक्टम मोनोमर है। कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है, एकदम सिंपल है, आप नायलॉन 6 याद कर लीजिए, नायलॉन 6 का है। चलिए हाँ, चलिए फिर आपके सामने आ गया 2010 का क्वेश्चन। 2010 में भी वही बात है, 10 क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए शुरू से 1 नंबर से फिर पढ़ते हैं। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है धनायन के परमाणु संख्या से, वैद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से, ऋणायन के परमाणु संख्या से, धनायन के वेग से। आपको याद होगा, आप कॉपी पढ़ लीजिएगा, इस तरह का रिलेशन आप निकाले थे, जेड इक्विवेलेंट मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई आया था। ये समतुल्य भार है, ये सेकेंड लॉ आपका यही है, आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए
2 नंबर प्रश्न में निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? लोहा, क्रोमियम, मैग्नीशियम, निकेल। लोहा भी है 3D सीरीज का एलिमेंट, क्रोमियम भी 3D सीरीज है, निकेल भी क्रोमियम 3D सीरीज है, मैग्नीशियम नहीं हुआ। चलिए सही आंसर सी हो गया। क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। फिर कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? सही जवाब है बी। सही जवाब है बी। चलिए फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? अनुसंग के गुणधर्म पता ही है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सबको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप देखिए, हिमांक अवनमन भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वासुदाव नमन भी है, पतनांगोनियन भी है, ये नहीं है, ये आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या क्या होती है? कायरल कार्बन आपको क्लास में समझाया गया है। अगर किसी कार्बन का वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होगा, 4 अलग अलग ग्रुप से संतुष्ट होगा, तो उसको कहते हैं कायरल कार्बन। याद आ गया होगा कायरल कार्बन। तो ग्लूकोज का जब स्ट्रक्चर बनाइएगा तो उसमें 4 मिलेगा कायरल कार्बन, 4। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्ट्रक्चर बना कॉपी में देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या होता है? आयोडीन। आयोडीन जो निकलता है उसी से कीटाणु मरता है। आयोडोफॉर्म नहीं होगा आयोडीन, ये बी नंबर सही होगा। ये सी डी दोनों इनमें से कोई नहीं, ये राइट आंसर बी है आपका। आयोडीन मुक्त होता है तब आयोडोफॉर्म कीटाणुओं को मारता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। ग्लिसरॉल है एक प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ट्राइएटिक। राइट आंसर डी होगा। स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए, अगर आपको याद नहीं हो तो फिर दोबारा देख लीजिए। ये ग्लिसरॉल है, आप देखिए 3 OH है, 1 2 3, 3 OH है, तो इसलिए ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक प्रश्न आ रहा है फिर स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ, देख लीजिए। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला पहले आपको याद होना चाहिए। मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। HPO3 होता है। HPO3 होता है। इसमें HPO3 का अगर होल 3 कर देंगे तो 3 फास्फोरस इसमें आ जाएगा और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में आ जाएगा। यानी इसका फॉर्मूला तब हो जाएगा H3P3O9। फिर अगर इसका स्ट्रक्चर आप बना देते हैं तो आप देखिए POP, ये इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा। ये देख लीजिए स्ट्रक्चर आ गया। अब इसमें देख फॉर्मूला में क्या कर क्वेश्चन कहता है कि पीओपी बॉन्ड की संख्या। तो पीओपी देख लीजिए, पीओपी 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 यानी पीओपी बॉन्ड की संख्या 3 है। ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में क्या संयुक्त है, यानी प्रयुक्त होना चाहिए। चलिए टाइपिंग मिस्टेक है। तो स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में का फोक यूज होता है, आप पढ़ेंगे लोहा के निष्कर्षण में। सही जवाब सी है। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। निम्नलिखित में कौन संघनक बहुलक नहीं है? संघनक बहुलक क्या होता है? जिसके निर्माण में 2 या 2 से अधिक मोनोमर भाग ले लेते हैं उसे संघनक बहुलक कहते हैं, और जिसके निर्माण में सिर्फ एक ही पदार्थ भाग लेते हैं उसको एडिशन पॉलीमर कहते हैं। तो आप देख लीजिए ये तीनों संघनक बहुलक है। ये भी ग्लिप्टल भी है, नायलॉन 66 भी है, डेक्रोन भी है। तो सही जवाब हो गया सी, जिसके आप फुल फॉर्म लिख देते हैं, समझने में आसान होगा। पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। ये यानी आप देख लीजिए बना किससे, ये बना है, ये किससे बना, ये टेट्रा फ्लोरो इथिलीन से बना है, PTFE। चलिए
आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए आगे आपके सामने 2011 का क्वेश्चन, 2011 में भी 10 क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव से। और आप देखिए सबसे पहला प्रश्न आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा? तो वेरी सिंपल सवाल, ये आप फॉर्मूला हम दे देते हैं, आप ट्राई कर लीजिएगा। तो फॉर्मूला है मोलेलिटी, मोलेलिटी मोलिलिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए और इस पर आप देख लीजिए, बनाइएगा तो आ जाएगा 0.5, ये 0.5 होगा। यहाँ पॉइंट छुटा है टाइपिंग में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। यहाँ भी एक प्रश्न आ गया, रिएक्शन से जुड़ा हुआ है। इसमें कहता है कि ये X क्या है, ये 1,2,1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन है, और इसका इसमें से किसके किसके साथ अगर रिएक्शन करा दें तो ये बन जाएगा। इसका रिएक्शन से जुड़ा प्रश्न है, आपको याद रखना चाहिए, इसको याद कर लीजिएगा। सोडियम सल्फाइड और अमोनियम सल्फाइड यूज होता है इसको मैंने रिड्यूस करने के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। इस क्वेश्चन में आप कोऑर्डिनेशन नंबर को गौर कीजिए। फॉर्मूला में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो आप देखिए 6 वाला पहले कौन विकल्प है, तो ऑर्बिटल से काउंट कीजिए। ऑर्बिटल काउंट करते हैं तो यहाँ देखिए DsP2 यानी 2 1 3 1 4, इसमें 4 ऑर्बिटल है, इसमें भी 4 ऑर्बिटल है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला विकल्प देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें 3 1 4 2 6, ठीक है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। तो जवाब इसमें क्या होगा, ये दोनों को इक्वल कर दिया। तो आप जान लीजिए फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से फॉर्मूला के हिसाब से चलिए। तो फॉर्मूला में क्या देख रहे हैं आप, फॉर्मूला में क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 6 है। तो क्लियर है 6 वाला कोई आंसर होगा। ए बी हो नहीं सकता है, क्योंकि ए बी में 4 ऑर्बिटल है, इसमें 4 ऑर्बिटल है, और इसके बाद वाला में आप देखिए इसके बाद वाला में देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ 6 है, और यहाँ 6 है। तो ये आंसर होगा D2sp3। आप कहिएगा क्यों होगा, क्योंकि इसका जो अभी फार्मूला आपके सामने था यही ना था, K4FeCN6, ये फार्मूला था। इस फार्मूला में लोहा किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2+ में है। अगर आप विन्यास देखें इसका तो क्या देख रहे हैं, लोहा का 26 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, तो 18 8 26, 3D8 हो गया। 26 होता है, 2 छोड़ दिया, 18 6 24, 6 हो गया, 18 6 24 हो गया। तो अब इसमें 24 इलेक्ट्रॉन को आप डी ऑर्बिटल में भर के देखिए, 1 2 3 4 5 बॉक्स हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप गौर करें तो ये तीनों 6 इलेक्ट्रॉन को 3 बॉक्स में रखा जा सकता है, और इसलिए इसका डी ऑर्बिटल खाली है। इसके डी ऑर्बिटल को आप खाली रख कर सकते हैं, देख लीजिए खाली हो गया। तो इसमें खाली कर लिए, खाली कर लिए, ये दोनों, ये भी बॉक्स खाली है, ये भी बॉक्स खाली है, इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसलिए हो जाएगा D2sp3। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है जल में सूर्य प्रकाश अभिक्रिया होती है। अब इसमें एरो पर अगर कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो वो कैटेलिस्ट के रूप में ही माना जाता है, और कैटेलिस्ट वाला जितना रिएक्शन है सब 0 ऑर्डर होता है। इसका आप 0 ऑर्डर मान लीजिए, आंसर आपका हो गया डी। चलिए 0 ऑर्डर हो गया। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपके सामने। ज्विटर आयन
ये ज्विटर आयन क्या है, अब इसको समझा रहे हैं। अब देखिए अभी इसमें ये ज्विटर आयन जब भी कोई बनाता है, कौन बनाता है? एमिनो एसिड। सबसे पहले मान लीजिए ज्विटर आयन कौन बनाता है? एमिनो एसिड बनाता है। ये कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए, एमिनो एसिड बनाएगा। अब एमिनो एसिड में कौन है? इसमें ये है ना, एमिनो एसिड ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है डी, एमिनो एसिड है। तो अब ज्विटर आयन बनाएगा एमिनो एसिड, सही जवाब हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न फिर आपके सामने आ गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप देखिए ये ऑक्सिलेट आयन है C2O4 हॉल 2 NH3 हॉल 2, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन है। तो इसमें क्या है कि इसका दो स्ट्रक्चर, ये इसमें स्ट्रक्चर जो बनेगा तो सिस स्ट्रक्चर 2 को आएगा, सिस फॉर्म 2 को आएगा और ट्रांसफॉर्म 1 को आएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 सिस में 1 ट्रांस में, तो कुल मिलाकर हो गया 3। सही जवाब हो गया 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हाफ सेल रिएक्शन के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव दिया हुआ है। मानक इलेक्ट्रॉन विभव दिया है तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपको याद होगा। ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये होता है। आप देख लीजिए तो कैथोड कौन होगा? एनोड ऑक्सीडेशन होगा जिंक का, रिडक्शन होगा आयरन का। तो आप देखिए कैथोड का वैल्यू दिया है 0.41 और एनोड का हो गया 0.6 माइनस हो गया 0.76, यानी आंसर हो गया ए, आंसर हो गया ए 0.35 वोल्ट होगा, माइनस में होगा। चलिए ये हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर एक नया प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए रिएक्शन वाला प्रश्न आ गया। फिर सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्न अल्कोहल में कौन 2-ब्यूटीन देगा? तो ये फंक्शनल ग्रुप के लोकेशन को ध्यान रखिए, यहाँ 2-ब्यूटीन है, 2-ब्यूटीन है तो 2-ब्यूटेनॉल ही देगा। इसका सही आंसर ये हो गया, रिएक्शन से है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी सेल है, द्वितीयक सेल? लेकलाम से ड्राई सेल के बारे में सुने हैं, पढ़े हैं क्लास में। ये प्राइमरी सेल है, लेड स्टोरेज सेल हो गया इसका सही जवाब। सांद्रण ये नहीं, ये सही जवाब हो गया लेड स्टोरेज सेल, पढ़े हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर सिर्फ सेलुलोज है और बाकी ये सब सड़ने करने वाला नहीं है, इसलिए सही जवाब ए है। याद। चलिए अब आपके सामने आ गया 2012 का प्रश्न। 2012 के प्रश्न में ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप सॉलिड स्टेट में पढ़ाए थे, उसमें 2-3 टेबल दिया गया था एबीसी। टेबल नंबर ए में जाके देखिएगा, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको ये क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और उस टेबल में आप देखिएगा 5 गो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसमें लास्ट में ये सोडियम ऑक्साइड है, इसका सही जवाब होगा सोडियम का। ये इसमें पैकिंग से जुड़ा प्रश्न बनता है इस पर, और ये आप इसका पूछता है सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो सोडियम का 4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न फिर आपके सामने आ गया। हाँ ये देखिए प्रश्न आपके सामने है। 5% कैन शुगर यानी सुक्रोज, चीनी जिसको आप कहते हैं, अनुभार भी दे ही दिया है। आइसोटोनिक है 1% घोल x के साथ, x का अनुभार क्या होगा? तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, पाई 1 बराबर CRT। तो पाई सी क्या है? कंसंट्रेशन है, सी क्या है? कंसंट्रेशन है। तो 5 ग्राम आपको चीनी हो गया, चीनी का अनुभार हो गया, तो ये मोल में आ गया। क्लास में पढ़ा हुआ है, जितना वेट होगा वो दे देंगे और उसका अनुभार से भागा दे देंगे, मोल में आ जाएगा और वो कंसंट्रेशन को इंडिकेट करेगा। तो 5/342 हो गया RT। यहाँ फिर दूसरा केस ले लेंगे, 1% है तो 1/m, क्योंकि m आपको अज्ञात है, निकालना होगा, तो m मान लिए। और उसके बाद क्या करेंगे, पाई 1 बराबर पाई 2 कर देंगे, पाई 1 बराबर पाई 2 कर देंगे, RT कैंसिल हो जाएगा, m का मान आ जाएगा 68.4। ये अपना फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा, करके आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्न में कौन से लायोफिलिक कोलाइड है? कौन? लायोफिलिक कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड ये टेक्स्ट बुक से रिलेटेड प्रश्न जितना भी होता है ये टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होता है, उसको आप आसानी से एग्जाम्पल जितना होता है एनसीईआरटी का याद रखिएगा। और ये देखिए इसमें गोंद होगा, सही जवाब क्या होगा? गोंद होगा, गम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भू प्रकृति में पाई जाती है? तो ये देखिए ये दोनों जो धातु है ये 2 से 3% के बीच होता है। सबसे ज्यादा ये इसमें 8.53% से ज्यादा होता है, ये 5% से नीचे होता है। सही जवाब होगा एल्युमिनियम। इसमें लोहा भी कम होता है उससे। आगे बढ़ते हैं। चलिए निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ? शक्तिशाली क्लोरीन होगा, क्योंकि इसके बारे में क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है। क्लोरीन क्या होता है? क्योंकि 2 ही कक्षा है क्लोरीन में, कमिंग इलेक्ट्रॉन को फोर्सली खींचेगा न्यूक्लियस, इसी कारण ये सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ क्लोरीन होगा इन कंपेरिजन टू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए निम्न में किसका आयनीकरण विभव अधिकतम होगा? आयनीकरण विभव सबसे अधिकतम पूछ रहा है, तो आप जान लीजिए इसमें सबसे पहले डिसीजन ले लीजिए मेटल नॉन मेटल का। मेटल नॉन मेटल में कंपैरिजन कर लीजिएगा, तो मेटल का आईपी कम होता है, नॉन मेटल का आईपी अधिक होता है। तो आप पहले तो ये दोनों मेटल को छांट लीजिए, ये दोनों में से कोई आंसर नहीं होने वाला है। अब ये दोनों में डिसीजन लेना होगा, फास्फोरस और सिलिकॉन में, तो दोनों का विन्यास लिख लीजिए, अपने पता चल जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 3 15 3p3। देखिए p इसका हाफ स्टेबल आ रहा है, इसमें देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, ये इसका 4 आ रहा है, यहाँ है देख लीजिए। p इसका हाफ स्टेबल है, इसी कारण इसका आईपी सबसे अधिक होगा, यानी सही जवाब हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्न में किसकी आकृति टेट्राहेड्रल होती है? टेट्राहेड्रल का ये सिर्फ ये होगा, ये स्टेनो स्क्वायर प्लेनर है, ये सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन आपको एस्टेब्लिश प्रश्न है जो क्लास में हुआ है, आप देख लीजिएगा, बना हुआ भी है नोटबुक में। चलिए आगे। समान शुद्ध CnH2n+2 वाले सबको पता है अल्केन है, इसमें कोई बहुत सिंपल प्रश्न है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? फिर इसको पहले भी आया था, मैग्नीशियम होगा। चलिए पढ़ चुके हैं आप, फिर यहाँ रिपीट हो गया प्रश्न। चलिए फिर रिपीट है यहाँ क्वेश्चन, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 0। चलिए मालूम है, इसके पहले डिस्कशन हो चुका है। चलिए लास्ट आप देखिए 2013 का प्रश्न आपके सामने आ गया। 2013 में जो प्रश्न है बहुत सिंपल। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? नॉन क्रिस्टलाइन, ये डायमंड, ग्रेफाइट, साधारण नमक सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सब में मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट रेगुलर होता है, इसलिए सही जवाब क्या हो गया? सी, कांच। पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, नोटबुक में देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपको इसके पहले भी रिपीट हो, इसके पहले डील हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक प्रश्न आ गया आपके सामने, ये न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? आप देखिए मोलरता निकालना है, तो मोलरता का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलरता बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट बटे मोल वेट ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। चलिए इस पर डाल दीजिए, वैल्यू बन जाएगा 2 बटे सोडियम हाइड्रोक्साइड है 40 होगा अनुभाग, और फिर इसका 1000 हो गया और बटे 200, आंसर आ जाएगा 0.25, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। द्रवित तो क्लास में बताए थे, अगर एक्वस होगा तो हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ तो आप देख रहे हैं द्रवित है, इसलिए यहाँ पूछ रहा है कैथोड पर कौन जाएगा, तो कैथोड पर सोडियम जा रहा है। चलिए आगे बढ़िए। फिर एक सवाल आ गया, 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है, कितना? बनाइएगा, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, क्लास में हो चुका है। फिर अगर देखना है देख लीजिए, रिमाइंड करवा देते हैं।
ये CuSO4 जो है ये 2 आयन, ये क्यूप्रिक आयन में अलग होगा और सल्फेट आयन में। अभी क्यूप्रिक आयन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और चेंज हो जाएगा कॉपर में, मान ले 64 ग्राम हुआ। अब यहाँ 2 मोल हो गया, N का मान यहाँ 2 हो गया, फेराडे भी 2 हो गया, तो 2 96,000 कूलम gives 64 ग्राम कॉपर। देयरफॉर 64 बटे हो गया 2 96,500 और देयरफॉर कितना पर पूछ रहा है, 96,500 पर, ये हो गया 96,500 कट गया। ये देखिए 32 आ गया, तो 32 के लगभग में आपका आंसर आ गया 31.76। चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल। वेग समीकरण दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला तो आपको क्या है, परिभाषा तो मालूम ही होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, वेग समीकरण में जो पावर है उसको जोड़ देते हैं, तो 2 + 1 बराबर हो गया 3, यानी सही जवाब हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना, सबको पता है सोडियम बहुत रिएक्टिव है, लोहा भी जंग लगता है, जिंक भी रिएक्टिव है, सोना जवाब सही है। आप देखते हैं इसका आभूषण बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड का डिफिनेशन आपको याद होगा, पढ़े होंगे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। सही जवाब 8 का सी दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीलियम, हीलियम आ गया। हीलियम का मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है, हवा, रेडियम, मोनाजाइट। मोनाजाइट मिनरल्स है जिसमें हीलियम पाया जाता है अधिक मात्रा में। ये सही जवाब सी हो गया। चलिए याद रखिएगा। फिर आगे प्रश्न आ गया, निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। फिर यहाँ देखिए सही हो गया प्रश्न, पहले गड़बड़ था अब सही हो गया, ये पीछे आ चुका है। जवाब हो गया Zn2+। तो आशा करते हैं कि आप लोग को इससे वीडियो से जरूर लाभ मिला होगा और इसमें आप अपना जो है, जो आपके मन में डाउट रहा होगा वो समाप्त हो गया होगा। धन्यवाद।